नमस्कार मित्रों। आशा करते हैं आप सब ठीक हैं और इस कोरोना की महामारी में अपने अपने करुणा के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने अनुजवत जो दो भाई हमारे जन संवाद को चलाते हैं, आयुष, आशु और अभिनव नारायण, जो कि काफी दिनों से बड़ी श्रद्धा से इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, मैं उन सबका साधुवाद प्रकट करूंगा, उन सबको धन्यवाद दूंगा कि आप उन सब विषयों पे जो आम तौर पे विषय चर्चा में आते नहीं है, इन सब विषयों पे आप लगातार कुछ ना कुछ चर्चा का कार्यक्रम, कुछ ना कुछ संवाद का कार्यक्रम आप लोग लगातार कर रहे हैं। तो ये नेक कार्य करने के लिए मैं पूरी की पूरी जनसंवाद की टीम, जिसमें अभिनव और आशु हैं, उन सबका हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा करते हैं कि भाई मैं तो बिहार की चिंता करता हूँ, बिहार हमारे मानसिक पटल में हमेशा रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जो वाकई में बिहार आकर के अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ काम करते हैं। और आज से नहीं, पिछले कई महीनों से, पिछले कई वर्षों से इनफैक्ट मैं जानता हूँ कि अभिनव और आशु मिल करके कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम भी ना सिर्फ पटना में बल्कि मिथिलांचल के क्षेत्र में भी करते आए हैं। एक ऐसा कार्यक्रम हुआ था पाटलिपुत्र राष्ट्रीय युवा संसद का, जिसमें करीब देश भर के 1000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स आए थे और पटना की भूमि पे, पाटलिपुत्र की भूमि पे बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था। सहरसा में, मिथिलांचल की भूमि में, ये टीम जनसंवाद लगातार काम कर रहा है। और मिथिलांचल की भूमि तो वैसे ही हम लोगों के हृदय के बहुत करीब है। मिथिलांचल की भूमि संवाद और विमर्श की भूमि रही है और मिथिलांचल की ही भूमि थी जहां पे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भी शास्त्रार्थ में उभय भारती जी, जो कि मंडन मिश्र, जो कि एक प्रकांड विद्वान थे हमारे क्षेत्र के, उनकी अर्धांगिनी थी उभय भारती जी, उनसे शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी हारे थे। और अपनी इंडियन फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में जो 6 दर्शन जाने जाते हैं, उसमें से न्याय है, वैशेषिका है, संख्या है, योग है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। इसमें कई लोगों का मानना है कि इन 6 में से जो 4 हैं, वो 4 दर्शन का जो ऐसा कहिए कि खोज जहां हुई, जहां शुरुआत हुई, वो मिथिलांचल की ही भूमि थी। तो मिथिलांचल इज अ लैंड ऑफ डायलॉग, it's a land of discussion and is a land of debate as well, where you can express your disagreement in the sweetest of language. बहुत ही मीठी भाषा होती है हमारे लोगों की, तो उस मीठी भाषा में ही आप किस प्रकार अपनी असहमति पे जता देते हैं। और वैचारिक मतभेद कभी भी मनभेद का कारण नहीं होता है। इसलिए पुनः मैं टीम जनसंवाद को हृदय से आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम को आपने कंसीव किया है। खास करके इस कोरोना के काल में, जब अधिकतर विमर्श, अधिकतर चर्चाएं जो हैं वो वेब गोष्ठियां के रूप में हो रही हैं। मैं इसको ऑनलाइन वेबिनार नहीं कहता हूं, बल्कि भारतीय दृष्टिकोण में हम लोग इसको एक्लेमेटाइज करके वेब गोष्ठी का नाम दे सकते हैं। तो ये वेब गोष्ठी के माध्यम से जो ये प्रचार प्रसार का आप काम कर रहे हैं और संवाद को बिल्कुल समाज के स्तर पर लेके आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और खास करके अपनी मिट्टी से जुड़कर, अपने गांव में रहकर ये सब काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे आजकल ऐसा सिंड्रोम आ गया है कि लोग दिल्ली में बैठ करके तथाकथित स्वघोषित जो युवा बिहार का नेतृत्व करने का ढोंग करते हैं, बिहार के बेटे, बिहार की बेटी होने का अपने आप को क्लेम करते हैं, लुटियंस दिल्ली में बैठ करके उनको बहुत बिहार की चिंता होती है और हर विषय पे अपना लेक्चर और अपना कमेंट उनको देना होता है बिहार की स्थिति पे, जो यूजुअली क्रिटिकल होता है। इसीलिए ये दो अपने शेर, जो कि बिल्कुल सहरसा की भूमि से, मिथिलांचल की भूमि से इस काम को कर रहे हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और आज जो कि हमारे अखबारों में भी हम लोगों ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, उनकी डॉटर इवांका ट्रंप ने एक ट्वीट किया है कि किस प्रकार बिहार की एक ज्योति पासवान ने अपने पिताजी को साइकिल पे दिल्ली से लेकर के, गुड़गांव से इनफैक्ट 1200 किलोमीटर का सफर तय किया और बिहार पहुंची है। तो ऐसे जज्बे को, और ज्योति पासवान तो एक ऐसा किस्सा है, बल्कि ऐसे बहुत सारे अपने प्रवासी श्रमिक भाई और बहन हैं जो कि लगातार ऐसे काम को कर रहे हैं
उन सबका हम हृदय से नमन करते हैं और आशा करते हैं कि लॉकडाउन के बाद जब भी समय आएगा तो उचित फोरम पर सिर्फ डिस्कशन ना करेंगे, ऐसे कोरोना वॉरियर्स को आइडेंटिफाई करके इनको सम्मान भी करना चाहिए, इनको सम्मानित करने का भी काम हम लोग करेंगे, क्योंकि आपके अंदर ऐसा इंथुजियाज्म, ऐसा जील जो है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग हताश हो जाते हैं, लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन आप कल्पना करिए, मतलब हम लोग तो प्रवासी श्रमिकों के बीच में पिछले 2 महीनों से काम कर भी रहे हैं, जिस प्रकार हिम्मत टूटते देखा है लोगों ने। भाई राशन की व्यवस्था हो सकती है, खाने की व्यवस्था हो सकती है, बट जो अपने घर आने की इच्छा है, अपने परिवार के पास आने की इच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। इसीलिए इस जो स्नेह है, जो मातृभूमि से आपका ये प्रेम है, ये और प्रगाढ़ होता दिखा इस पूरे के पूरे कोरोना क्राइसिस में। इसी के साथ मित्रों, आज का जो विषय है, रिजर्वेशन, आरक्षण, चुनौतियां और चिंता क्या है। मित्रों, आरक्षण शुरू से एक ऐसा विषय रहा है जो कि इसको अंडरस्टैंड कम किया गया और मिसअंडरस्टैंड अधिक किया गया है। क्योंकि आरक्षण है क्या, ये हम लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरक्षण की जरूरत कब महसूस हुई, आरक्षण हमारे संविधान में कब आया, इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बात मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 2012 का एक डेटा है, उस डेटा के हिसाब से करीब 94% का जो अपना वर्कफोर्स है, 94% का जो अपना नेशनल मैन पावर है, जो करीब करीब 48 करोड़ के आसपास आता है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और सिर्फ जो 6% बाकी का जो रोजगार का क्षेत्र है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। मेरा ये कहने का अर्थ है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि 6% है, उसी में रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रिजर्वेशन की सुविधा नहीं दी गई है, जो कि लाजमी है। तो जो पूरा का पूरा हल्ला, कंट्रोवर्सी और जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करने वाले लोग होते हैं, उनके संज्ञान में ये बात होनी चाहिए कि 6% ही रिजर्वेशन है ऑर्गेनाइज जॉब सेक्टर में, बाकी कहीं भी नहीं है। और बार बार आरक्षण पे जिस प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं, आरक्षण पे जिस प्रकार पुनर्विचार करने की बात हो रही है, उन सब विषयों पे भी मैं अपने विचार प्रकट करूंगा अपने इस प्रेजेंटेशन में। लेकिन सबसे पहले इस पृष्ठभूमि को समझना बहुत आवश्यक है कि आरक्षण की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों। यह जानना बहुत जरूरी है कि समाज में ऐसी क्या असमानताएं थी, सामाजिक असमानता हो, आर्थिक असमानता हो, कि हमें आरक्षण की जरूरत पड़ी, आरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। मित्रों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था आजादी के समय, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality, and in social and economic rights we will have inequality. We must remove this contradiction, or else who suffer from this inequality will blow up the structure. इस कथन में बाबा साहब एक तो जो प्रतिबिंबित कर रहे हैं हमारे समाज में क्या व्यवस्था है, समाज का क्या सोशल स्ट्रक्चर है, उसको बताने के साथ साथ एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि सामाजिक रूप से जो वंचित लोग हैं, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अगर हम लोग उनको, आपने राजनीति में तो समानता का अधिकार दे दिया, जैसा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक राइट्स पे, क्योंकि एक होता है राजनीतिक सत्ता, एक होता है अर्थ सत्ता और एक होता है सामाजिक सत्ता। तो राजनीतिक सत्ता में तो किसी प्रकार आपने संवैधानिक हस्तक्षेप के माध्यम से उन वर्गों की चिंता की जो कि हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज थे, कई कारणों की वजह से हाशिए पे थे। लेकिन सोशल इंस्टीट्यूशंस में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में समान भागीदारी कैसे हो, यह सुनिश्चित करना भी हम लोगों का काम है। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेकर के भी मित्रों एक मैं महसूस करता हूं कि यह भ्रांति काफी नॉर्मल है। जब भी आप देखें तो लोग कहते हैं अक्सर कि अरे आरक्षण की सुविधा तो मात्र 10 वर्षों के लिए थी और ऐसा बाबा साहेब ने कहा था। ये भ्रांति या ये भ्रम मैं आपका दूर करना चाहूंगा, क्योंकि 10 वर्षों के आरक्षण की व्यवस्था की बात सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कहा गया था। जब मैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहता हूं तो मेरा कहने का अर्थ है लोकसभा और राज्यसभा, और ये कहा गया था कि हर 10 वर्षों के बाद प्रतिनिधित्व का अनुपात देकर के इसको और 10 वर्ष आगे बढ़ाया जाएगा, और इसी तरह उसको बढ़ाया भी जा रहा है। बाकी जो एडुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण की बात थी, वो 10 वर्ष वाले एक्सटेंशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है।
वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम अपने विमर्श में, हम अपने संवाद में अक्सर इस आर्गुमेंट को कोट करते हैं, जो भी आरक्षण से भिन्न मत रखते हैं, मैं विरोधी नहीं कहता हूं, उनका भी अपना विचार है और अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि से सबको अपना मत रखने का बराबर का अधिकार है। तो ये एक प्रकार की भ्रांति फैली हुई है कि भाई आरक्षण तो सिर्फ 10 वर्षों के लिए आया था। तो हम सबको ये समझना बहुत आवश्यक है कि आरक्षण, पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिर्फ 10 वर्षों के लिए था, वो भी लोकसभा और राज्यसभा में, और हर 10 वर्ष के बाद उसको भी रिविजन करके, उसको रिविजिट करके दोबारा लाने वंचित वर्ग के नेता संविधान सभा में अपनी बात को रखते हुए कहते हैं। जयपाल सिंह उनमें से एक थे, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब हम लोग कह ले, जनजाति समाज के एक बड़े नेता थे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि भाई राज्यसभा में या विधान परिषदों में भी, जो स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं और जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स पार्लियामेंट में होते हैं, जिसको हम लोग राज्यसभा या हाउस ऑफ एल्डर्स का के नाम से जानते हैं, वहां भी कुछ प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। कैबिनेट में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक बात कैसे बनेगी। तो ये हम लोगों को समझने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। तो संविधान में किस प्रावधान में आरक्षण की बात की गई है, ये मैं आप सबसे एक बार ब्रीफली डिस्कस करना चाहूंगा कि 1950 में जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया, तब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, 15 का जो सब क्लॉज 4 था, उसमें कहा गया कि रिजर्व प्लेसेस फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड इन स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में ये कहा गया रिजर्वेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब एक प्रकार से जहां भी सरकार का हस्तक्षेप है, वो चाहे शिक्षा का मामला हो, वो चाहे रोजगार का मामला हो, वहां पर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आरक्षण की यात्रा अब तक कैसी रही है और आरक्षण की यात्रा भविष्य में कैसी होने वाली है, इन विषय पे हमें चर्चा करना चाहिए। मित्रों, मेरा मानना है कि आज तक जो 7 दशक में, 70 वर्षों में एक संरक्षण की बात की गई थी, एक पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज की बात की गई थी। जब मैं पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज या संरक्षण की बात करता हूं, तो एक ऐसे मानसिकता की बात में करता हूं जब ये कहा गया था, जैसे जो चैरिटी की बात होती है, जो दया की बात होती है, कि अरे आपने भी अपने घर पे, परिवार में ऐसा सुना होगा कि अरे नहीं नहीं, हमारे दादाजी तो दलितों के साथ बैठते थे, भोजन करते थे, उनके साथ पानी पीते थे। तो बात अब इससे बनने वाली नहीं है। संरक्षण हो, पेट्रनेज हो, दया का भाव हो, ये चैरिटी का भाव हो, ये पिटी का भाव हो, इससे बात बनने नहीं वाली है। अब हमें पेट्रनेज से पार्टनरशिप की तरफ जाना होगा। तो अब तक जो हुआ, आजादी के 7 दशकों में एक प्रकार का पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज, जब भी दलित एम्पावरमेंट की बात आती है, तो यही देखा गया कि भाई पेट्रनाइज किया गया उन लोगों को। कभी भी एज एन इक्वल पार्टनर, एक प्रकार का सरकार की तरफ से कहिए या राजनीतिक दलों की तरफ से कहिए, वैसा प्रयास अब तक नहीं हुआ। इसीलिए इस विषय पे हमें चर्चा करना अति आवश्यक है। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, वहां पे साझेदारी की बात होगी, वहां पे पार्टनरशिप की बात होगी। आज तक तो दया भाव था, तो अब दया नहीं दायित्व से बात बनेगा, अब चैरिटी नहीं ड्यूटी से बात बनेगी। इसलिए बहुत आवश्यक है मित्रों कि हमें ये समझना कि हमारे बंधु जो पीछे रह गए हैं, उनको अपने साथ कैसे लेकर के आना है, उनकी चिंता कौन करेगा। फिर दूसरी बात यह होती है कि भाई आरक्षण में, आरक्षण का जब भी विषय है मित्रों, तो हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि आरक्षण कभी भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था। रिजर्वेशन वॉज नेवर एनविजन्ड एज अ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। और इसको सपोर्ट करते हुए बहुत सारे डेटा है, आजादी के पहले के भी थे, और अभी एक देश पांडे का स्टडी है एनएसएस का, मैं लिंक में शेयर करना चाहूंगा, जहां पे ये कहा गया है कि एससी एसटी का जो कंजम्पशन इंडेक्स है और बाकी वर्गों का जो कंजम्पशन इंडेक्स है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और इसी स्टडी में एक कास्ट डेवलपमेंट इंडेक्स, एक सीडीआई बनाया गया, जो कि 5 चीजों पे आधारित था। पहला, लैंड होल्डिंग, किस व्यक्ति के पास कितना जमीन है। दूसरा, ऑक्यूपेशन, कौन सा व्यक्ति किस पेशे में है, किस प्रोफेशन में है। तीसरा, एडुकेशन, शिक्षा का स्तर किसी समाज में कितना है। चौथा, ओनरशिप ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मतलब जैसा कि मटीरियलिस्टिक चीजों के आधार पे कह सकते हैं। और 5वां, लाइव स्टॉक रूरल एरियाज में।
तो जो ऑल इंडिया मैपिंग की गई ये कास्ट डेवलपमेंट इंडेक्स की, जो कि 5 इंडिकेटर्स के आधार पे था, वहां पे ये पाया गया क्या कि देयर वाज सब्सटैंशियल रीजनल वेरिएशन in the status of SC/ST population and in no state of India was the CDI higher than that of the others. तो ये मित्रों समझना हमको बहुत आवश्यक है कि जब भी कास्ट डेवलपमेंट इंडेक्स की बात होगी तो अभी भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसमें बहुत बड़ा वर्ग हम दलितों का है, और लाजमी है उस कारण ही आरक्षण की भी सुविधा की गई थी। लेकिन सिर्फ ये कह के बात को समाप्त कर देना कि आरक्षण तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, आरक्षण एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, इसलिए फाइनेंशियल ग्राउंड पे आरक्षण को देना चाहिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। आरक्षण का जो पर्पस था कि एक लाइफ ऑफ डिग्निटी, एक सम्मान कैसे मिले, जो भागीदारी की बात होती है क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे, आज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जहां पे 2 पीढ़ी आरक्षण का जो लाभ उठा चुके हैं परिवार, वो पहुंचे हुए हैं। वो चाहे जुडिशरी हो, वो चाहे सिविल सोसाइटी हो, वो चाहे गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न क्षेत्र हो, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज की तारीख में वंचित समाज का एक बड़ा मजबूत हस्तक्षेप है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां अभी भी वो हस्तक्षेप होना बचा हुआ है। अक्सर मित्रों ये बात आती है कि भाई मेरिट के आधार पे होना चाहिए। तो मेरिट क्या है मित्रों? मेरिट एक बड़ा ही कंटेक्चुअल और रिलेटिव टर्म है। अब जैसे कि बात आती है कि कोई परिवार सवर्ण समाज का है और 10 पीढ़ी से वो समाज पढ़ने लिखने के काम में लगा हुआ है, वो चाहे मंदिर में हो या फिर कोर्ट्स में हो, और जो दूसरी तरफ एक दलित वंचित समाज का व्यक्ति है जो कि आरक्षण के वजह से ही दूसरी या तीसरी पीढ़ी तक वो पढ़ पाया है, तो 10 पीढ़ी का जो ट्रेंड व्यक्ति है वो दूसरी पीढ़ी के ट्रेंड व्यक्ति के सामने किस प्रकार से कॉम्पीट करेगा, ये एक चर्चा का विषय है। इसीलिए बहुत ही कॉन्टेक्चुअल और रिलेटिव सेंस पे हमें मेरिट को समझने की आवश्यकता है। और मेरिट से ही मैं एक और स्टडी आपके सामने कोट करना चाहूंगा, जो कि सुखदेव थोराट की एक स्टडी है। सुखदेव थोराट जी पास्ट में यूजीसी के चेयरपर्सन रहे। उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट कंपनीज में कुछ सीवीज भेजा जॉब एप्लीकेशन के लिए, उसमें एज अ स्टडी ये परस्यू किया गया था। और इस स्टडी का जो रिपोर्ट था मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। उसमें उन्होंने ये किया कि जो करिकुलम वीटे, जो बायोडेटा उन्होंने भेजा, उसमें SC/ST के जो कैंडिडेट्स थे उनके मार्क्स अधिक थे, और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स कम थे। लेकिन आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो that the corporates, that the companies chose for the general category students with lesser number of marks and not those of SC/ST category students with higher number of marks. तो मित्रों इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ मेरिट के आधार पे लोगों को स्थान मिलता है नौकरियों में या लोगों को प्रेफरेंस मिलता है, ऐसा नहीं है। मेरिट बहुत ही कॉन्टेक्चुअल और एक रिलेटिव विषय है, और इसको हमें गहराई से समझने की आवश्यकता है। और आप कल्चरल मोरिंग्स भी एक होती है। जैसा कि मैंने एक परिवार का उदाहरण दिया कि एक परिवार में शुरू से ही ऐसा वातावरण बना हुआ है, हमारे दादा भी वहां कोर्ट्स में रहे, हमारे दादा के पिताजी भी कोर्ट में थे, तो स्वाभाविक रूप से अब आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी परस्यू करने में कंफर्टेबल होता है, एक वकील का बेटा वकालत को परस्यू करने में कंफर्टेबल होता है। तो जो जेनरेशनल मूरिंग होती है मित्रों, वो भी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए दलित समाज का जो व्यक्ति है, 2 पीढ़ी तो आपने आरक्षण दे दिया, वो एक प्रकार की मजबूती, एक प्रकार से उसका मानसिक पटल तो ब्रॉडन हुआ ही है। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ मेरिट के नाम पे आरक्षण के पूरे डिबेट को डिस्कार्ड कर देना, इसको मैं गलत मानता हूं। और मेरिट को अगर आप परिभाषित करना चाहें तो मतलब अब मेरिट को आप जैसे कि कहते हैं कि भाई फलाने एग्जाम में मेरिट का क्या इंडिकेशन होगा, तो मेरिट का क्या इंडिकेटर यही हो गया है कि आप कितना रट सकते हैं, आप कितना मगअप कर सकते हैं। क्या न्यूमेरिकल स्कोर ही एक इंडिकेटर है मेरिट का क्या, कि भाई आपने इतना मगअप कर लिया कि फैक्ट्स और फिगर्स आपने याद कर लिया और एग्जाम में आपने जाकर के उसी अनुसार परफॉर्म किया। तो इस पे भी एक दोबारा मुझे लगता है एक न्यूट्रल, एक ऑब्जेक्टिव, एक इम्पार्शियल डिबेट करने की जरूरत है कि आप किसी का मेरिट किस आधार पे मेजर करते हैं। ये भी आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों एक और इंपॉर्टेंट इसमें पुस्तक में कोट करना चाहूंगा, जो IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर के रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस हैं। उन्होंने कहा, उनकी पुस्तक है कास्ट एज अ सोशल कैपिटल, जाति एक सामाजिक पूंजी कैसे है,
बहुत पतली सी पुस्तक है, और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो भी इस विषय में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी आरक्षण या फिर जाति के मामले को थोड़ा जानना चाहते हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं, उन सभी को ये पुस्तक पढ़ना चाहिए एक बार। उसमें उनका एक स्टेटेड बिलीफ ये है कि कास्ट जो है, जाति जो है, एक प्रकार से सामाजिक पूंजी के रूप में एक्ट करती है। और एक उदाहरण भी दिया है उन्होंने। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार राजस्थान की एक छोटी सी कम्युनिटी है, पालनपुर जैन्स की कम्युनिटी है, जो कि आज भी जो ग्लोबल ट्रेड है डायमंड का, उसमें 80% जो भागीदारी है वो पालनपुर जैन्स की है। अब उसके पीछे कारण क्या है? अब जैसे कि आप पालनपुर जैन परिवार में हैं, तो आपको एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू मार्केट, जो पहले से ही स्टैब्लिश्ड व्यवस्था है, आपको उसमें एक्सेस मिल जाता है, आपको इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस मिल जाते हैं। तो आर वैद्यनाथन जी का ये हाइपोथेसिस है, जो कि उन्होंने टेस्ट भी किया इस एग्जाम्पल के माध्यम से, कि नेटवर्क के माध्यम से, ये जाति कुछ और नहीं बल्कि एक सोशल नेटवर्क है, जहां पे आप एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो जो इस्टेब्लिश समाज है, जो एक प्रकार से सवर्ण समाज है, उसमें व्यवस्था पहले से है। कोई व्यक्ति जज बनना चाहता है, कोई व्यक्ति अच्छी वकालत करना चाहता है, तो पहले से किसी सीनियर के पास इंटर्नशिप लगनी है, तो सोशल कैपिटल, एक सोशल नेटवर्क पहले से ऐसा उपलब्ध होता है कई जातियों के पास, जो इस कारण उनको फायदा भी मिलता है। तो हमें कभी भी जाति के विषय पे ऐसे बैकफुट पे नहीं आना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि भाई जाति की विशेषता क्या है और किस प्रकार एक विशेष वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। मित्रों, दूसरा विषय आता है कि अब क्या, आगे क्या, क्योंकि आरक्षण, जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये जो विषय अभी है हम लोगों का, कि आरक्षण के सामने आरक्षण की चिंता क्या करनी है और आरक्षण के सामने चुनौतियां क्या है। सबसे पहले मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक थर्ड पिलर है बेसिकली हमारे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर का। और लगातार जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि 2016, 2017, 2018 में भी आक्रामक रवैया एक रहा है सुप्रीम कोर्ट का। वो चाहे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का मामला हो, वो चाहे आपकी रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला हो, और अभी जो हम लोगों ने देखा कि क्रीमी लेयर की बात भी आ रही है कि SC ST का जो रिजर्वेशन है उसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। तो सुप्रीम कोर्ट के विषय में मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि जब तक कोई इंस्टीट्यूशन, जब तक कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे एम्पैथी की कमी है, जहां पे सहानुभूति नहीं, मैं समानुभूति की बात कर रहा हूं, एक एम्पैथी तभी आती है जब एक पर्सपेक्टिव शेयरिंग होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक स्टडी ऐसी होनी चाहिए जी, क्योंकि जो मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उस आधार पे मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक सिर्फ एक ही दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा है, जस्टिस KG बालाकृष्णन जी रहे हैं, और वर्तमान में जस्टिस RS गवई हैं। तो इतना बड़ा बेंच होता है, और अक्सर मतलब ऐसे बड़े बड़े निर्णय ऐसे ही दे दिए जाते हैं, यूं ही दे दिए जाते हैं, जबकि उस समाज के जो कंसर्न्स हैं, जो समाज के चैलेंजेस हैं, जो समाज की चुनौतियां हैं, उनको समझने वाला कोई व्यक्ति अगर उसका प्रतिनिधित्व वहां नहीं होगा, तो किस प्रकार आप अपेक्षा रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक प्रकार एम्पैथी या समानुभूति की एक्सपेक्टेशंस रखना कितना सही है? इस पे एक विमर्श की आवश्यकता है। और इसी दिशा में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा केंद्र सरकार का, जिन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल एनजैक के माध्यम से एक सरकार का हस्तक्षेप सुनिश्चित करने का प्रयास किया था, जहां पे ये बोला गया कि भाई समान रूप से ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हो, सोशल डाइवर्सिटी हो, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, किस प्रकार से उस इंस्टीट्यूशन में सुनिश्चित करना है। इसलिए एनजैक का बिल आया था, बट एनजैक का बिल का क्या हश्र हुआ हम जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को हिम्मत नहीं हारना है, और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से जो मूवमेंट चल रहा है, बहुत सारे लोग चला रहे हैं, इसको जारी रखना है कि किस प्रकार जो सामाजिक विविधता है, जो सोशल डाइवर्सिटी है, वो हमारे बार में भी और हमारे बेंच में भी रिफ्लेक्ट हो, इसकी चिंता की जानी चाहिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट में तो लोग पर्याप्त हैं, अभी पार्लियामेंट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी वंचित समाज से ही आते हैं, और ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का विषय है। इसलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आरक्षण की वजह से कवर हो चुके हैं, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जहां हम लोगों को और भी काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, आजकल जो डिबेट चल रहा है
कि SC ST समाज में एक प्रकार से क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ। पहला तो एक क्वांटिफाइबल डेटा। जब क्वांटिफाइबल डेटा की मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि एक व्हाइट पेपर सरकार को देना चाहिए रिजर्वेशन पे। व्हाइट पेपर से ये अर्थ है कि आज तक 70 वर्षों में आरक्षण के क्या क्या लाभ हुए हैं और आरक्षण का लाभ किस समाज को सर्वाधिक मिला है, ऐसा अब तक कोई स्टडी नहीं हुआ है। तो जब भी रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की बात हो, जब भी आरक्षण में किसी प्रकार की पुनर्विचार करने की बात हो, तो एज अ स्कॉलर, एज एन एकेडमिक, एज एन एक्टिविस्ट, मैं ये चाहता हूं, मेरी अपेक्षा है कि सबसे पहला तो एक क्वांटिफाइबल डेटा, एक वाइट पेपर निकले जहां से लोगों को पता चल सके कि वाकई में जो 6% जॉब सेक्टर है देश का, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वहां आरक्षण से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, कितने समाज लाभान्वित हुए हैं, इसका एक निष्पक्ष आकलन होना चाहिए। दूसरा, पुनर्विचार के लिए पहली मेरी एक प्रकार से डिमांड है तो ये है कि एक वाइट पेपर रिजर्वेशन पे आए। और दूसरा विषय ये है कि ऐसे सेक्टर्स जहां आज भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, वहां भी चिंता करनी चाहिए। अब जैसे मैं कहता हूं कि A B C D E और F सेक्टर्स को अगर हम लोग ऐसे समझे मैनेजमेंट की भाषा में, तो ए से अदालत, हायर जुडिशियरी में आज भी, वो चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हमारे लोग बहुत ही कम है। ए से अदालत मित्रों। बी से ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में जब भी बात होगी तो फिर आज तक मित्रों 70 साल हो गए हैं, कोई भी दलित वंचित समाज का व्यक्ति आज तक कैबिनेट सेक्रेटरी के पोजीशन पे नहीं पहुंचा है। अब क्यों नहीं पहुंचा है, इसकी चिंता होनी चाहिए। अब 70 साल का एक लंबा अंतराल रहा, लेकिन उसके बावजूद एक प्रकार से 25-26 करोड़ लोगों में आपको कोई ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं मिला, या फिर कोई काबिल व्यक्ति को आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पाए जो कि फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल तक या कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंच जाए। तो इस पे ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा बिंदु है जिसमें हम सर्व समाज को इसकी चिंता करनी चाहिए। तो ए से अदालत, बी से ब्यूरोक्रेसी, सी से सिविल सोसाइटी का जो सेक्टर है। सिविल सोसाइटी जब मैं कहता हूं तो डेवलपमेंट सेक्टर जो है, जो एनजीओ सेक्टर है, वहां भी हमारे लोग आज के दिन में बहुत कम है। डी से मित्रों डॉक्यूमेंटेशन का जो क्षेत्र है। जब डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है तो मैं थिंक टैंक्स की बात करता हूं, जो कि आज एक डिसाइसिव रोल प्ले कर रहे हैं। वो चाहे किसी प्रकार की लेजिस्लेटिव लॉबिंग हो, या रिसर्च हो, या एडवोकेसी हो। तो थिंक टैंक सेक्टर्स में भी दलित वंचित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व या दलित वंचित समाज के लोगों का हस्तक्षेप कैसे बढ़े, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। ई से मित्रों एडुकेशन की बात होती है। तो एडुकेशन में वाइस चांसलर्स हमारे गिने चुने ही रहे हैं, मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट पे रहे हैं। नरेंद्र जाधव जी हो गए, BL चोपड़े जी हो गए, उसके अलावा भी 2-3 नाम हैं जो भी मैं मिस कर रहा हूं, बट सिंगल डिजिट में हमारे वाइस चांसलर्स हैं। और प्रोफेसर्स में भी संख्या जो है बहुत कम है। तो एडुकेशन सेक्टर में भी आरक्षण के वजह से या आरक्षण के बियॉन्ड भी क्या कोई ऐसे प्रयास किए गए हैं जिसकी वजह से जो वंचित समाज के लोग हैं वो प्रोफेसर्स बने। एफ से मित्रों फिटनेस और स्पोर्ट्स की भी एक कैटेगरी आती है, जहां पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई स्पोर्ट्स में आज तक कितने समाज के लोग रहे हैं। तो मित्रों A B C D E और F, ए अदालत, बी ब्यूरोक्रेसी, सी सिविल सोसाइटी, डी से डॉक्यूमेंटेशन या थिंक टैंक का सेक्टर, ई से एडुकेशन, और एफ से फिटनेस या स्पोर्ट्स का जो क्षेत्र है, वहां पे ये कमियां अभी भी हैं। और इन कमियों को कैसे दूर करना है, इन सेक्टर्स में लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो कैसे बढ़े, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। तो जब भी रिजर्वेशन पे किसी भी रिफॉर्म्स की बात हो, जब भी आरक्षण में किसी प्रकार की पुनर्विचार करने की बात हो, तो मेरा आग्रह है कि इन दो बिंदुओं पे हमें चर्चा करनी चाहिए। पहला कि एक क्वांटिफाइबल डेटा निकले, एक व्हाइट पेपर ऑन रिजर्वेशन आए, जहां से पता चले लोगों को कि आज तक जो भी ये अपना पॉलिसी डिसीजन रहा है उससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, उससे दलित वंचित समाज के कितने लोग सामने आ पाए हैं। और दूसरा जो है, जो सेक्टर्स आज भी अनरिप्रेजेंटेड हैं या अंडर रिप्रेजेंटेटेड हैं, वहां भी हम लोग सोशल डाइवर्सिटी या सामाजिक विविधता की चिंता कैसे करें, इस पे भी हम लोगों को बात करना होगा। क्योंकि अब बात तो करना होगा मित्रों, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जैसे कि ये इनिशिएटिव जन संवाद का है, ये मिथिलांचल की भूमि जो कि संवाद की भूमि रही है, तो इस विषय पे आप लोग सामने आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि मतलब एक बार जब कोरोना खत्म होता है तो सभी समाज के लोग जिनका भी इंटरेस्ट है इस विषय पे खुल करके सामने आए और इस विषय पे चर्चा करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए।
और मित्रों, जब भी रिफॉर्म्स की बात हो तो रिफॉर्म्स में जैसे एक विषय आता है कि 3 जनरेशन रूल का, कि जो जिस परिवार में आरक्षण से लाभान्वित लोग 3 पीढ़ी तक लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया, तो चौथी पीढ़ी क्यों ले। अब ये सब ऐसे विषय हैं जिसमें हम लोगों को सोचना होगा, और सोचने का ये सही वक्त है भी, क्योंकि अब जब रिवीजन होगा, जब क्रीमी लेयर का इंट्रोडक्शन होगा, तो फिर आरक्षण कोई और वर्ग ले लेगा, आरक्षण किसी और के पास चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बरगलाने का काम करते हैं कि नहीं, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा, संविधान के साथ छेड़छाड़ होगा। ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी लोग ऐसा कहते हैं वो लोग प्योरली अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फर्दर कर रहे हैं, अपने प्रोपोगंडा को कर रहे हैं, और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक हमारे यहाँ सामाजिक असमानता है, आर्थिक असमानता है। जब तक एक समृद्ध समाज नहीं बनेगा, एक सशक्त समाज नहीं बनेगा, तब तक आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। और ऐसा समय समय पे अलग अलग सेक्टर्स में ऐसा कहा गया हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो या सोशल लीडरशिप हो, ऐसा कहा गया है। और क्यों नहीं, हम लोग जैसे युवा हैं, आरक्षण को बिल्कुल रहना चाहिए, बट आरक्षण का प्रारूप क्या होगा? हाउ कैन रिजर्वेशन बी मोर इंक्लूसिव एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब आरक्षण में जब 3 पीढ़ी की बात होगी, तो आरक्षण वहां से हट करके किसी नॉन डिजर्विंग कैटेगरी के पास चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। जब आरक्षण में रिविजन हो, जब क्रीमी लेयर आए, और जो लोग ऑलरेडी लाभान्वित हो चुके हैं उनके बियॉन्ड एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है। और इसीलिए मैं बार बार आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा व्हाइट पेपर के प्रति। जब व्हाइट पेपर बन के आएगा, तब हमारे सामने फैक्ट्स और जो डेटा है वो स्पष्ट हो जाएंगे कि आखिरकार कौन सा एक बड़ा वर्ग है जो आज भी रिजर्वेशन के फ्रूट से अछूता रह गया है, जो आज भी रिजर्वेशन की वजह से लाभान्वित नहीं हो पाया है। तो उन लोगों को भी साथ में लेकर के आना, ये भी हमारी ड्यूटी है, ये भी हमारा कर्तव्य है। सिर्फ हमें आरक्षण मिले, सिर्फ हमारे परिवार को आरक्षण मिले, सिर्फ मैं ही एमपी एमएलए बनूं, सिर्फ मेरे ही पुत्र एमएलए एमपी बने, सिर्फ मैं ही मिनिस्टर बनूं, मेरी ही पार्टी में ऐसा हो, तो इस मानसिकता को मैं गलत मानता हूं। कि जो हमारे वोटों के ठेकेदार बने हुए हैं आजकल, और अक्सर ये दावा करते हैं कि नहीं भाई हम दलितों के नेता हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा भाई आपने अंदर भी आपको आत्ममंथन करना चाहिए। एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का अब समय आ गया है। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी गरीब है, जो आज भी प्रवासी श्रमिक है, उन सबको हम लोग मुख्य धारा में कैसे लेकर के आए। तो ये जो भी दलित समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं, दलित समाज के लीडर्स हैं, उन सबका ये कर्तव्य है कि ये एक ओपन फ्रेश कॉन्वर्जेशन ऐसा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आरक्षण की बियॉन्ड भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, रिजर्वेशन के बियॉन्ड भी क्या क्या अवसर हैं, हम लोगों को वो भी तलाशना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, जैसा कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके बारे में मैं बार बार चर्चा भी करता हूं, 2005 में पुणे में मिलिंद कांबले के द्वारा एक दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रयास किया गया। एक ऐसा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि प्योरली एससी और एसटी समाज के लिए ही डेडिकेटेड था। उससे पहले तो बहुत सारे जो एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए तो इंडस्ट्रियल लॉबीज रही ही हैं, जैसे सीआईआई कहिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एसोचैम कहिए, एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स, फिक्की कहिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो उसी प्रकार 2005 में मित्रों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव आया, दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसकी परिकल्पना और जिसका एग्जीक्यूशन पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबले ने किया। और आज की तारीख में मित्रों ये जो संगठन है डिक्की, उनके पास 5000 से भी अधिक एससी और एसटी एंटरप्रेन्योर्स पूरे देश में है। जो मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा था, जो मैं एक सामाजिक पूंजी की बात कर रहा था, एक उसी दिशा में ये प्रयास है। मान लीजिए बिहार का कोई दलित उद्यमी है, उसको टेक्सटाइल के सेक्टर में काम करना है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसको कुछ मैन पावर चाहिए, उसको एक्सेस टू मार्केट चाहिए, उसको एक्सेस टू क्रेडिट चाहिए, तो उसकी चिंता उस नेटवर्क में हो सकता है। मित्रों, मैं बार बार इस बात पे थोड़ा एम्फसाइज कर रहा हूं कि आने वाले समय में जो सबसे बड़ी पूंजी होगी वो आपकी सामाजिक पूंजी होगी, जो आपका सोशल नेटवर्क है, कि आपका परिचय क्या है, आपका संबंध कैसा है, इसी आधार पे सब कुछ तय होने वाला है। तो इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे संगठन जो हैं, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है आने वाले समय में। और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव स्टोरीज हैं। और इतना ही नहीं मित्रों, मैं तो कहता हूं कि टीना डाबी, जो कि यूपीएससी के एग्जाम में जिन्होंने टॉप किया था,
वो भी उन्होंने भी दलित समाज को गौरवान्वित करने का काम किया है। तो ऐसे जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं, इन सब को भी अब सामने लाना हम सबका कर्तव्य है। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, इस मानसिकता से अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। क्योंकि अब देखिए आप कि देश का जो नेशनल ग्रोथ स्टोरी है, उसमें जो दलित्स हैं वो इक्वल स्टेक होल्डर या इक्वल पार्टनर्स कैसे बने। जैसे कि मैंने अपने शुरुआती दौर के चर्चा में भी कहा आप लोगों से कि आज तक एक पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज चला आ रहा था कि भाई आप हमारे संरक्षण में हैं, आप हमारे मार्गदर्शन में, आप वहीं रहिए, आप अपना इनोवेशन है, अपनी थिंकिंग आप मत करिए। तो पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज से आज की तारीख में एक पॉलिटिक्स ऑफ पार्टनरशिप, संरक्षण से सहभागिता, संरक्षण से साझेदारी, वो जो इनिशियली दया का भाव था, जो पिटी का भाव था, वो दया नहीं, अब दायित्व से काम लेना होगा। हम सबका दायित्व है, हम सबको ये करना है कि समाज में जो भी पिछड़ा रह गया है, जो भी पीछे रह गया है, उन सबको हम एक समानता का अपॉर्चुनिटी कम से कम कैसे दें, ये चिंता करना हम सबका कर्तव्य है। मित्रों कुछ रिफॉर्म्स की बात होती है कि भाई अब रिफॉर्म्स कैसे आए, तो मेरे जो एक दो विचार हैं वो रख करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और मैं समाप्त करना चाहूंगा। मित्रों, नेपाल में अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और बड़ा ही प्रोग्रेसिव संविधान है। जैसा कि लोगों ने कहा है कि, और मैंने खुद भी अध्ययन करने का मुझे मौका मिला, मैं पिछले वर्ष नेपाल एक स्टडी टूर पे गया था और वहां देखा कि मैंने नेपाल के संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं जहां ये कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी हो या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो, वहां भी सोशल डाइवर्सिटी आपको सुनिश्चित करना है। और पॉलिटिकल पार्टीज के विद इन भी, मतलब हमारे यहाँ भारत में भी ऐसी व्यवस्था है कि जो राजनीतिक दल है उनका अपना संविधान होता है और वो कहते हैं कि जो निर्णायक स्थान है, जैसे वो उपाध्यक्ष का स्थान हो, महामंत्री का स्थान हो, अध्यक्ष का स्थान हो, उन सब स्थानों में एक तो रोटेशन बना रहे, कोई भी एक व्यक्ति उस पद पे नहीं जमा हुआ है, इसकी चिंता देश का संविधान कर रहा हो। पार्टी का संविधान तो मतलब वो लायबिलिटी नहीं रहती है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन यदि किसी देश के संविधान में ऐसा कहा जाए, जैसा कि नेपाल के संविधान में कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पारदर्शिता कैसे होगी, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर निर्णायक स्थानों पे सामाजिक विविधता कैसे सुनिश्चित करना है। अब जैसे कि एक प्रावधान है, वो ये कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का, मसलन आप ये नेपाली कांग्रेस का उदाहरण लीजिए, नेपाली कांग्रेस का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, नेपाली कांग्रेस का जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बोर्ड होगा, वहां पे क्षेत्रीय रूप से, मतलब पहाड़ी के भी लोग रहें, मध्य क्षेत्र के भी लोग रहें, सवर्ण समाज के भी लोग रहें, पिछड़े समाज के भी लोग रहें, पुरुष भी रहें, महिलाएं भी रहें। तो इस प्रकार से समानुपातिक, सार्वभौमिक, एक सामाजिक रूप से विविध डिसीजन मेकिंग पोजीशन, सोशली डाइवर्स कैसे हो, सोशल डाइवर्सिटी हर इंस्टीट्यूशन में कैसे आए। तो ये नेपाल का उदाहरण मेरे सामने आता है जो मैं आप सबके साथ साझा करता हूं। तो नेपाल के ही तर्ज पे मुझे लगता है, चूंकि राजनीतिक दल एक निर्णायक रोल प्ले करते हैं हमारे देश के स्टेट ऑफ अफेयर्स में, तो पॉलिटिकल पार्टीज के विद इन ये कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल पार्टीज के विद इन ये चेतना कैसे आए कि हम वंचित समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को भी अपने उपाध्यक्ष बनाए, महामंत्री बनाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड में लेकर के आए। तो बेसिकली बात यह है कि सामाजिक रूप से, क्योंकि जब तक कोई भी इंस्टीट्यूशन सोशली डाइवर्स नहीं रहेगा, तब आप उससे अपेक्षा कहां से कर सकते हैं कि वो पर्सपेक्टिव शेयरिंग या दृष्टिकोण आपसे साझा कर पाएगा या आपसे एम्पैथाइज कर पाएगा। इसीलिए जो सोशल डाइवर्सिटी का डिबेट है मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वजह से ही आने वाले समय में जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होगी, जैसे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में कहता हूं, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को और डाइवर्स और इंक्लूसिव करना हम सबका कर्तव्य है आज के समय में। और आरक्षण पे जैसा कि मैंने कहा कि एक समग्र डायलॉग हो, क्वांटिफाइबल डेटा निकले, व्हाइट पेपर निकले, और ऐसे जो सेक्टर्स जो मैंने मेंशन भी किया है, वहां पर किस प्रकार से हम ये सुनिश्चित करें कि दलित समाज के पुरुष, दलित समाज की महिलाएं, जो भी पिछड़े हैं, जिनको आज तक स्थान नहीं मिला है, उनको हम आगे कैसे लेकर के आए, इस बात की चिंता हम सबको करनी चाहिए। तो मित्रों, इसी विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अगर चैट बॉक्स में कोई प्रश्न है तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि उन प्रश्नों का भी मैं जितनी मेरी क्षमता होगी मैं प्रयास करूंगा उन प्रश्नों का भी उत्तर, आपके अंदर जो जिज्ञासा है उसको मैं दूर कर सकूं।
अब जैसे कि एक आया है, रिजर्वेशन हैज इटसेल्फ किल्ड बाय बीजेपी लेड गवर्नमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग CLRA एक्ट। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने बार बार कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को दोष देना, ये तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा, ये तो अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन मैं इस लाइव के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो गैर भाजपा दल है वहां तो एक परिवार की ही बात होती है, एक ही व्यक्ति की बात होती है। बहुत सारे ऐसे छोटे राजनीतिक दल हैं जो कि परिवार के ही आधार पर चल रहे हैं। और भाजपा मित्रों एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां पर एक दलित व्यक्ति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुका है, बंगारू लक्ष्मण। श्री बंगारू लक्ष्मण जी, स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी भारतीय जनता पार्टी के, मतलब पूरे देश में, देश के राजनीतिक इतिहास में यदि कोई पहला दलित व्यक्ति, आज तक सिर्फ एक ही दलित व्यक्ति पार्टी के टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा है तो वो बंगारू लक्ष्मण जी ही हैं। इसीलिए किसी प्रकार से राजनीतिक दलों को दोष देना, इसको मैं गलत मानता हूं। और मतलब देखिए स्पष्ट है, दूध का दूध पानी का पानी है कि पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज किसने किया है, बाबू जगजीवन राम को किसने आगे नहीं बढ़ने दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर को किसने आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक सोशल डायलॉग हो, वो सोशल डायलॉग का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मित्रों ये है। और बिल्कुल मैं और भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। एक प्रश्न ये आया है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मस्ट, डेफिनेटली इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और देखिए जब रेस की स्टार्टिंग लाइन, जो रेस की शुरुआत होती है, वो रेस की स्टार्टिंग लाइन ही हमारे यहाँ बराबर नहीं है। कोई व्यक्ति है वो 10 पीढ़ी से कुछ देख रहा है, उसकी ट्रेनिंग ऐसी हो, तो दूसरी पीढ़ी से आप उसका कंपटीशन करेंगे तो मुझे ये कहीं से बात रास नहीं आती है। लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन जो शुरुआत हो वो शुरुआत भी हम लोग इसी दृष्टिकोण से करें तो बेहतर होगा। एक प्रश्न आया है, डोंट यू थिंक पोस्ट्स आर ओनली फिल्ड बाय SC/ST just to show that they have kept somebody from the Dalit community rather than giving actual duty? उपासना जी, इस प्रश्न से मैं ताल्लुक रखता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं कि जहां सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अब चूंकि 70 साल हो गए हैं और मैं स्वयं दूसरी पीढ़ी का आरक्षण का लाभार्थी रहा हूँ और मुझे अच्छा एजुकेशन भी मिला है, लेकिन अब मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि आने वाले समय में जो मेरे समाज के गरीब भाई हैं उनका हिस्सा मार करके मैं ही आरक्षण का लाभ लेता रहूं, तो ये तो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल और मेरे पार्ट में बहुत सेल्फिश होगा, क्योंकि मेरे समाज में जो पीछे रह गया है उसकी चिंता कौन करेगा? हम ही लाभान्वित होते रहे। एक राजनीतिक परिवार है, बिहार का रसूख वाला राजनीतिक दलित परिवार है, जो कि बिल्कुल शुरुआत हुई जमात से, फिर जात पे बात आके रुकी और आज परिवार पे ही रुक गई है बात। तो वैसी राजनीति को हमें डिस्करेज करना चाहिए, एक सर्व समाज की राजनीति को हमें प्रमोट करना चाहिए। और किस प्रकार हर एक वर्ग को लेकर के हमें एक समरस, एक सशक्त और एक स्पष्ट समाज बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू मेक दलित्स एंड द मार्जिनलाइज्ड स्टेक होल्डर्स इन द नेशनल ग्रोथ स्टोरी? दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल। बट अदरवाइज दिस टॉपिक इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। जब भी बात होती है तो एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है ये, और अक्सर हम एक दूसरे को विरोध में पाते हैं। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मेरी आप सबसे यही कामना है कि इस विषय पे मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, मेरा एक लिमिटेड एक्सपीरियंस है, लेकिन आई एम ओपन टू डिबेट। मैं चाहता हूं कि जब भी आरक्षण के मामले पे एक ऐसी चर्चा हो, एक ऐसी विमर्श हो जिसका हम लोग एक निष्पक्ष आकलन कर सके, तो हम सबको करना चाहिए। क्योंकि एज प्रेजेंट जनरेशन, एज अ next generation youngsters, not only from the Dalit Samaj but also for the country, I think it is our primary duty to fulfill our constitutional obligation, and we should also not shy away. हम लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए, हम लोगों को डर नहीं लगना चाहिए ऐसे कॉन्वर्जेशन करने से, जो कि तत्कालिक तो डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस लगते हैं, बट एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ हम लोग इस विमर्श को कैसे आगे बढ़ाएं, इस दिशा में हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और आप सभी मित्र पिछले लगभग पौने घंटे से 45 मिनट से हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पे, खासकर की टीम जनसंवाद का, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि रिजर्वेशन, जिसपे हम लोग अक्सर देखते हैं कि पोलराइजिंग इशू है
कि लोग पोलराइज हो जाते हैं कि या तो फेवर में रहते हैं या अगेंस्ट में रहते हैं। तो किस प्रकार एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग हो, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो जिसमें कि सबकी राय ली जाए और एक समान कॉमन सोल्यूशन पे पहुंचा जाए, जिससे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके और जो वैमनस्य फैलता है इस विषय से उसको भी अवॉइड किया जा सके। तो पुनः मैं अपने दोनों टीम जनसंवाद के साथी अभिनव और आशु का हृदय से धन्यवाद प्रकट करूंगा कि इस विषय पे आपने मुझे यहाँ अपने जनसंवाद पोर्टल पे आने का मौका दिया। और जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी लिंक्स हैं, मैं अवेलेबल हूँ। मैं अपना ईमेल आईडी भी यहाँ दे देता हूँ। आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे ईमेल के माध्यम से, और आपके मन में यदि कोई और विषय हो इस आरक्षण से संबंधित, आप मुझसे साझा करें। मैं जानता हूं कि शायद मेरे अंडरस्टैंडिंग में, मेरे ऑब्जर्वेशंस में कुछ कमियां होंगी। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन मैं अपने अध्ययन के प्रोसेस में प्रयास करूंगा कि आपसे फीडबैक लेकर के उसको और मैं कैसे धार दे पाऊं, वही मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय होगा। guruprakash88@gmail.com मैंने यहाँ जनसंवाद के माध्यम से शेयर किया है, और आई लुक फॉरवर्ड टू feedbacks from your side as well. And thank you so much, the organizers, again for giving me this opportunity for a discussion at a very relevant and on a very meaningful topic like reservation in India, concerns and challenges. Thank you so much. धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।